गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट, जैसा कि हमने क्लास में बात बताई थी। और वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ह्यूमन जेनेटिक्स का पार्ट्स है। तो हमने आपको क्लास में बताया भी था कि हम इस पर आपको एक PDF या वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लेंगे। तो हम उस पॉइंट पर पहुँचेंगे ही। कृपया ध्यान रहे, ये जो टॉपिक है वो BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं और देखेंगे। कृपया ध्यान देंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स एक ऐसा जेनेटिक्स जिसमें हम ह्यूमन में इम्प्रूवमेंट करना, मतलब जीन्स, ह्यूमन के जीन को इम्प्रूवमेंट करना ह्यूमन जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। जिसमें यू जीन्स, इसको यू जीन्स भी बोलते हैं, दैट मीन्स जिसको बोलेंगे वेल बॉर्न का मतलब अच्छी तरह से बॉर्न, मतलब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो बेबी हो, जो बच्चा पैदा हो, उसको जेनेटिकली डिसऑर्डर ना के बराबर हो। और साथ साथ में हम ह्यूमन जीन का स्पेशली जो स्टडी करते हैं वो यूजेनिक्स में करेंगे। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि आखिरकार यूजेनिक की स्टडी क्यों किया जाता है, ताकि हम जो क्वालिटी है वो ह्यूमन में भी हम इम्प्रूव कर सकें, जीन की क्वालिटी को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो नाउ यू लेट सी ऑन द स्क्रीन द स्टडी, या जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स लाइक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। हम उम्मीद करें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एमोंग ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन जेनेटिक्स। मतलब कि ह्यूमन जेनेटिक्स कहने का मतलब क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम स्टडी करें, कोशिश करें कि ह्यूमंस के जो जीन है, जो क्वालिटी है वो अच्छी तरह से हो। इन सब का स्टडी करके इम्प्रूव करना ही ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यू जेनेटिक्स। यू का मतलब वेल बॉर्न। ध्यान रखेंगे, यूजेनेटिक्स इज टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक यूजीन्स मीन्स वेल बॉर्न। क्या मतलब होगा इसका? अच्छी तरह से जन्म हो, जिसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर फ्रांसिस गैल्टन साइंटिस्ट थे, 1883 में इन्होंने दिया था यूजेनिक का जो आइडिया था। सर फ्रांसिस गैल्टन ने प्रपोज द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन स्पेसीज थ्रू चेंज इन हेरिडिटी कैरेक्टर। किसमें? हेरिडिटी, जो ट्रांसफर कैरेक्टर्स होते हैं उनमें चेंज करके और एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हम प्रोजनी क्या करें, ला सकें। इसके बारे में जो बातें दी थी वो किसने दिया था? सर फ्रांसिस गैल्टन ने। नाउ नेक्स्ट, हेरिडिटी कैरेक्टर्स के इम्प्रूवमेंट। अब जरा देखो, एक बात और समझेंगे, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी पेडिग्री एनालिसिस का या पेडिग्री चार्ट का या फैमिली चार्ट का। तो उसका रीज़न ये था कि कोई भी ह्यूमन, आप हम ही हैं चाहे आप हुए, अपने पर एक्सपेरिमेंट करने नहीं देंगे। तो हमें जब अपने पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे तो उसके लिए हमको चार्ट या जो फैमिली ट्री का, उस पर हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे पिछली पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी करना, फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी का, फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी का। तो इसलिए हमको ज़रूरत पड़ी पेडिग्री एनालिसिस की, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, तो ह्यूमन स्टडी करना इतना ईजी टास्क नहीं था। देखिए, to find out of various aspects scientists have performed human experiment, but it is not possible to do so in humans पर स्टडी करना इतना इजी टास्क नहीं था, क्योंकि हम ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से किसी को, जिसको अब ये तो है नहीं कि खुद पे एक्सपेरिमेंट। सपोज करो हम फॉर एग्जांपल ले लें, हम ऐश्वर्या राय का एक्सपेरिमेंट करना। अब ऐश्वर्या राय जी की आंखें ब्लू हैं, तो उनके अगली जनरेशन में जा रही कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनको हम अपने पास लाएँ, अपने घर पे, या जो हमारा एक्सपेरिमेंट रूम है वहाँ पर ला करके। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे हों, दो बच्चे हों तो ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका स्टडी करना, उसके लिए हमको ढेर सारे नंबर ऑफ प्रोजेनी चाहिए। तो अब ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन को पर जेनेटिक का स्टडी करना थोड़ा मुश्किल काम था। कैसा काम था? मुश्किल। और उसकी वजह क्या क्या थी ये ज़रा देखेंगे। देखिए ज़रा, दीज फॉलोइंग्स प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी ह्यूमन स्टडी करने में, ह्यूमन जेनेटिक्स में? फर्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन देम मोर। बॉडी स्मॉलर और ढेर सारे क्रोमोजोम प्रेजेंट होने की वजह से एक तो प्रॉब्लम ये भी है। और ये मेजर प्रॉब्लम नहीं, मेजर प्रॉब्लम जो हम बता रहे थे वो थी कि हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को अपने पास, अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन इन द लेबोरेटरी में रख करके हम अपने हिसाब से रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, ताकि हम स्टडी कर सकें। ड्यू टू ग्रेटर लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस, अ लॉट ऑफ
अ लॉट ऑफ रिक्वायर टू स्टडी देयर जेनेटिक कैरेक्टर, हमारा लाइफ स्पैन 80 साल है, हमको स्टडी करना, साइंटिस्ट भी हमारे इतना जीवित रहेगा, इंतजार करते करते जब साइंटिस्ट पता चला मर गया और उसके आगे का एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया। तो ये जो बातें हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। ड्यू टू ग्रेटर लाइफ स्पैन क्या होता है भाई, नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लो, ह्यूमन में हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमको जरूरी है कि रिप्रोडक्शन कराया जाए, और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो ह्यूमन का क्या है, वो स्लो है। नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, और नेक्स्ट हम बातें देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट हम और प्रॉब्लम्स की तरफ भागेंगे, ठीक है, भागेंगे का मतलब देखेंगे। इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन स्पेसीज आर जनरली हेट्रोजाइगस फॉर वेरियस कैरेक्टर्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फाइंड आउट होमोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस का मतलब हमने आप लोगों से बताया था कि जेनेटिक्स में हम क्या लेते हैं, एक डोमिनेंट्स लेते हैं, दूसरा रिसेसिव लेते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से चल सके। लेकिन हेट्रोजाइगस ना मिलने, होमोजाइगस ना मिलने से मतलब होमो का मतलब सेम कैरेक्टर, फिर हम क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस में हमने ये बातें आपको बताई थी कि हम एक इंडिविजुअल को डोमिनेंट लेते हैं, दूसरे को रिसेसिव लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि अगले जनरेशन में कैरेक्टर्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगले में जा रहा है कि नहीं, ये हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, ड्यू टू कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड लॉन्ग लाइफ अमॉन्ग ह्यूमंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशंस इन ईजी वे। ड्यू टू कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन, लॉन्ग लाइफ अमॉन्ग ह्यूमंस, कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम अपना मन माफिक नहीं है कि इनके साथ क्रॉसिंग करा दिया, उनके साथ क्रॉसिंग करा दिया, रिप्रोडक्शन करा कर चेक कर सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन सब के बाद भी एक फ़ायदा भी है, देखो क्या लिखा है, एबव डिस्पाइट एबव प्रॉब्लम्स, ऊपर की जितनी बातें बताई वो प्रॉब्लम्स, उसके बाद भी ह्यूमन कंसिडर सुटेबल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। कैसे, लॉन्ग लाइफ होता है, कैसा आप ये पूरा पढ़ लेंगे, लॉन्ग लाइफ होने से हमको फ़ायदा ये मिलता है कि हम आसानी से एक्सपेरिमेंट अपना 60 साल करें, 50 साल करें, 40 साल करें, जो साइंटिस्ट है, क्योंकि वो आदमी जिस पर एक्सपेरिमेंट या जिसकी हमें बातें जानना है, स्टडी करना है एबनॉर्मेलिटीज़ की, वो व्यक्ति प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, गायब नहीं हो जाएगा कि एक हफ्ता मर गया, 2 हफ्ता मर गया, ठीक है। तो उसकी लॉन्ग लाइफ होने से हमको फ़ायदा है कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ बाई पेडिग्री स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फैमिली जेनेटिक कैरेक्टर्स कैन बी ट्रेस्ड आउट। पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट या फैमिली चार्ट का मतलब जाएँ दादाजी को देखें, सपोज करिए कि आपके दादाजी हैं, दादाजी में चेक देखा गया कैसा कैरेक्टर जा रहा है, फिर आपके पापा में, फिर आप में, तो इसको हम कहते हैं एक तरह से फैमिली चार्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम कह रहे थे कि इसको जैसे इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस या फैमिली चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फैमिली चार्ट जैसे हम कह रहे हैं 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ये ट्री जैसा हो जाता है, पेड़ जैसा, पेड़ की शाखाओं जैसा। नाउ नेक्स्ट, टू स्टडी द डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया के बारे में हमने बताया था कि कट जाए तो सही ना हो, कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ब्लू। IQ का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तो इन सबको हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हम आगे बातें बढ़ते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में डोमिनेंस के, ऑटोजोम का मतलब हमने आपसे बार बार बताया कि 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं जो मेल फीमेल में सेम होते हैं, सिर्फ एक पेयर्स का डिफरेंस होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, XX और XY। इन्हीं की वजह से जो मेल की तरह से दिखता है और फीमेल की तरह से बाकी सारे कैरेक्टर्स से एक जैसे ही होते हैं आँख नाक कान के लिए, ठीक है। तो जो ऑटोजोम होंगे 22 पेयर। तो आई कलर जो किसकी वजह से आता है, ब्लैक या ब्राउन आ रहा है, डोमिनेंट जीन की वजह से। अब देखो ब्लू कलर हमने बताया था ऐश्वर्या राय का, वो किसकी वजह से आ गया था उनके लिए, उनकी आंखों का कलर रिसेसिवनेस की वजह से। किसकी वजह से, रिसेसिवनेस की, आई साइज, ये सब चीज़ें लार्ज होगा, डोमिनेंट की वजह से। अगर स्मॉल है आँख, कान का आँख छोटी है, तो वो किसकी वजह से, रिसेसिवनेस की वजह से। नाउ हेयर भी देखेंगे, कर्ली अगर आ रहा है डोमिनेंट की वजह से। हम लोगों का स्ट्रेट ज़्यादातर होता है किसकी वजह से, रिसेसिव जीन होता है। चीक का डिम्पल जैसे शाहरुख खान में आप लोगों ने देखा होगा, और नॉर्मल जो है ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल है रिसेसिवनेस, और कोई अगर जीन डोमिनेंट हो गया तो डिम्पल आने लगेंगे। राइट हैंड, इसी तरह से कुछ बच्चे राइट हैंडेड होंगे डोमिनेंट, कुछ लेफ्ट हैंडेड होंगे। लेफ्ट हैंडेड देखो बचपन से होता है, वो लेफ्ट हैंडेड जो बच्चा होगा जीन की वजह से वो बार बार जो भी काम करेगा लेफ्ट हैंड से करेगा। आप कितना भी उसको कहेंगे कि ये पकड़ो, इससे लिखो, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो जीन की वजह से होता है। इसी तरह सारे फैक्टर्स है। स्किन पिगमेंटेशन का मतलब कलर, ठीक है। नाउ
एक बात है और आगे हम बढ़ते देखते हैं, डिवाइसेस यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिकल स्टडी, इसी पर हम आना था पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट में। देखिए लिखा है टू स्टडी, एक एक लाइन इसलिए बताते हैं कि आपको लिखना कैसे। टू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज परफॉर्म्ड मैनी मेथड्स, उन मेथड्स में जैसे पेडिग्री मेथड हो गया, स्टैटिकल्स जो मैथमेटिक्स में ह्यूमन कैरियोटाइप का मतलब जीन का, और ये सारी चीज़ों। तो इन सब मेथडों में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है? पेडिग्री एनालिसिस। कौन सा मेथड है? पेडिग्री एनालिसिस। इन मेथड के बारे में तो अब देखो, अगर तुमसे पूछ सकता व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, या पूछ सकता व्हाट इज फैमिली ट्री, या पूछ सकता व्हाट इज फैमिली चार्ट, तो यहाँ से डिफिनीशन लिखेंगे और यहाँ से लेकर के आप कहाँ तक ले डिफिनीशन लिखेंगे, यहाँ से लेकर के डिफिनीशन पहले से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग यही समझ नहीं पाते कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। और इसमें कुछ सिंबल्स यूज किया जाता है जैसे कि हमने क्लासेस में बताया था, फिर भी यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है भाई? टू स्टडी द एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वजों का, हिस्ट्री ऑफ मैन ट्रांसमिशन जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, दादाजी पूर्वज हैं, उनके कौन से कैरेक्टर्स हमारे पापा में आ रहा है, हमारे पापा से कौन सा कैरेक्टर हमारे में आ रहा है, इसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस। ध्यान रहे, क्लासेस की कॉपियाँ लिखी गई थी, कुछ बच्चों ने उसमें क्या लिखा, पेडिग्री को उन्होंने क्या लिख रखा था कि फूड ऑफ द डॉग। तो ये बातें ध्यान रहे, ये कुत्ते का खाना नहीं है भाई। ये पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, जिसको फैमिली चार्ट कहते हैं, हम ये स्टडी कर पाते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिजीज़ या कोई भी जेनेटिकल कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अब इस पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम लोग डार्फिज्म, बौनापन, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये सारे के सारे डिसऑर्डर को हम क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं, ईजिली क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, ये डिफिनीशन है यहाँ से यहाँ तक, और कुछ इसमें सिंबल्स भी यूज होता है जैसे हमने क्लासेस में बताया था, सिंबल के बारे में देख लेंगे भाई। नॉर्मल इस तरह से अगर क्या है, स्क्वायर है तो नॉर्मल मेल इस तरह, और हम इसमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री। सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री, इसमें अगर नॉर्मल मेल है तो हम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। कैसा इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर। अगर नॉर्मल फीमेल है तो हम सर्कल का। और ये जो बीच में लाइनिंग दिखा रहा है इसका मतलब मेटिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेटिंग का मतलब मैरिज, मेटिंग का मतलब मैरिज। और उसको दिखाने के लिए हम बीच में क्या दिखाते हैं? ये आप लाइनिंग देख पा रहे हो, स्क्वायर को सर्कल से एक लाइन से मिला दिया गया है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो पेडिग्री चार्ट में यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ और सिंबल्स, जैसे हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पर आप फोर्थ पे देख पा रहे हो, ये मेल है, ये फीमेल है, और इनके ये बच्चे हैं, जिसको बोलेंगे सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे हम? सिबलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। सिबलिंग्स बोलने का मतलब कि उनके बच्चे, ठीक है। ये देखो मेल फीमेल, इनकी शादी हो गई, और एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़की, इनके 4 बच्चे, जिनको हम बोलेंगे सिबलिंग्स, ठीक है। नाउ इस तरह का अगर सिंबल आ रहा है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड बोलेंगे। फिफ्थ वाला आप देख पा रहे हैं सिक्स ट्विंस। अगर मोनोजाइटिक का मतलब एक ही एक फर्टिलाइज होकर के 2 बन रहे लड़के, तो यहाँ से यहाँ इस तरह से सिंबल, ये लड़कियाँ इस तरह से। डाइजाइगोटिक का मतलब 2 एग अलग अलग फर्टिलाइज, तो इस तरह से। फिर ये आपस में देख पा रहे होंगे, तो ये जो है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। इसी तरह से अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है, बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको हम स्क्वायर को, अगर सर्कल को डार्क किया गया तो लड़की बीमार है, और स्क्वायर को अगर तो मेल जो है वो अफेक्टेड है। नाउ हेट्रोजाइगस ऑटोसोमल रिसेसिव को इस तरह से दिखाएंगे। अगर बीच में ऐसे करके ऐसे कर दिया गया, इसका मतलब कैरियर। कैरियर हम किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल अपने उसको खुद ठीक हो, लेकिन वो अगली पीढ़ी में क्या करे? डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कैरियर। नाउ 10th देख पा रहे हो, अगर मूवी में भी आप देखते होंगे ऐसे करके क्रॉस कर दिया गया फोटो पे, तो वो क्या करता था? किल कर देता था। तो इसका मतलब डेथ अगर हो तो मेल का स्क्वायर बना करके और फीमेल का सर्कल बना करके हम ऐसा दिखा देंगे। ये कुछ सिंबल है जिसको हम दिखाते हैं। ये एबॉर्शन और स्टिल बर्थ, सेक्स तुरंत का जन्म हुआ है या अबॉर्शन हो गया और सेक्स का पता नहीं है। इस तरह से अगर हम डबल लाइनिंग 12th में देख रहे हो, ऐसे से डबल लाइनिंग से जोड़ा है। कॉन्जुगुएस मैरिज का मतलब होता है क्लोज रिलेटिव मैरिज, जैसे बुआ के लड़की से शादी हो जाए मौसी मौसा के क्लोज में, तो हम डबल लाइन से दिखाते हैं। तो 12th वाला कॉन्जुगुएस मैरिज का मतलब रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। 13 देख पा रहे हो कि मेल फीमेल और इनका एक लड़का है जो कि अफेक्टेड है बीमारी से। और ये देख रहे हैं 5 ऑफ स्प्रिंग्स, कितने हैं? 5 अनअफेक्टेड मतलब बीमार नहीं। तो ये इतनी बातें आप दिखाएंगे किसमें? पेडिग्री में, ठीक है।
अब यहाँ पर देख रहे होंगे पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हमको एक इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन जीन। जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन जीन्स का मतलब कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं और कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है किससे, पेडिग्री एनालिसिस से। जैसे हम दादाजी से कौन सा कैरेक्टर हमारे मम्मी पापा में आया, मम्मी पापा से हम में कौन सा आया, ये जानने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड लेते हैं। दादाजी का जाके ले लेंगे, फिर हम अपने पापा का ले लेंगे, फिर अपने में ले लेंगे, तो ऐसे रिकॉर्ड करते चले जाते हैं चार्ट की तरह से, ठीक है। अगला आप देख पा रहे होंगे, ये इतनी बातें तो वहाँ पे हमने जो बात बताई थी उसको इंक्लूड करेंगे और एक पॉइंट ये इंक्लूड कर लेंगे। पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड गाइडेंस इन्फॉर्मेशन फॉर फोर्थ कमिंग पेरेंट्स, मतलब कि अगले पीढ़ी में वो बीमारी ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं और ना हो, इसको रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर अगला फिगर के माध्यम से हम उसी कैसे हम अध्ययन करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, यही बात ये बता रहा है यहाँ पे लाइनें। जरा देखोगे अगला हम पीडीएफ देखेंगे, यहाँ देखो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी कैसा हो जाता है, हाशिए के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाशिए या सिक्कल के आकार का हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, सिक्कल के आकार का हो जाता है। अब जरा देखो यहाँ पर नॉर्मल है तो हेल्दी मेल है, यहाँ पर अफेक्टेड मेल है अगर इस तरह का है, हेल्दी फीमेल है, यहाँ पर अफेक्टेड मेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर दो लोग की शादी हो गई, एक मेल और फीमेल का, तो फीमेल जो है वो बीमारी से किसी भी ग्रस्त, सिकल सेल से ग्रस्त है, मान लो आरबीसी उसका सिक्कल जैसा हाशिए का आकार का है। अब इनके 1 2 3 4 5 कितने बच्चे हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब इन 5 में ये देखो बच्चा बाहर से लड़के की शादी हुई है, इनका लड़का नहीं है क्योंकि ये इधर से लाइनिंग से सटा हुआ नहीं है। अब इसमें से एक लड़का नॉर्मल है, लड़की बीमारी से ग्रस्त है, लड़की बीमारी से ग्रस्त है, एक लड़की नॉर्मल, एक लड़का नॉर्मल है। अब इस लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से होती है जो नॉर्मल है, तो उसमें भी देखो बीमारी ट्रांसफ़र हो रही है। 1 2 3 और ये 4 लड़के इसके हुए, मतलब दो लड़की दो लड़के, तो एक लड़का कैसा है, अफेक्टेड। तो इसी को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये देखो F1 और ये हो गया F2 और ये हो गया F3 और ये नीचे हो गया F4। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि किससे और कहाँ तक डिजीज जा रही है, कितने मेल अफेक्टेड हो रहे हैं अगली पीढ़ी में, कितने फीमेल अफेक्टेड हो रहे हैं अगली पीढ़ी में। अब देखो ये अलग से, मतलब लड़का के बाहर से शादी हुई है, इस फैमिली का मेंबर नहीं है, जो जिस फैमिली का मेंबर है वो चार्ट से कनेक्टेड होगा। तो इसलिए इसी को हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री फैमिली, फैमिली ट्री या पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री एनालिसिस। तो इस तरह से हम डिजीज़ का क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे हम पता लगा पाते हैं। अब यहाँ पर करने के लिए क्या करना होगा, हमको देखना पड़ेगा जा करके दादा दादी का रिकॉर्ड, फिर उसके अगले पीढ़ी का रिकॉर्ड, फिर उसके अगले पीढ़ी का रिकॉर्ड, और इस तरह से हम अध्ययन कर पाते हैं किसी भी डिजीज, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर हमारा हेमोफीलिया हो या फिर हमारा सिकल सेल एनीमिया हो, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो वन फैमिली टू अनदर फैमिली ट्रांसफ़र हो रही है, मेल में जा रही है कि फीमेल में जा रही है, फीमेल की वजह से जा रही है कि मेल की वजह से जा रही है, इसका स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। थैंक फॉर लिसनिंग as well as watching the video. I hope you will be understand easily with the help of this video, and you also share to the other students. Please be careful, this video is for BSc Zoology first semester students. Thanks for listening as well as watching. Share to the other students also. Have a nice day.